अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं जल्दी से रेत पर लेटकर दूसरी चट्टानों के दरमियान से होता हुआ वहां से हटकर एक ऐसे बड़े पत्थर की ओट में जाकर छुप गया जिसके करीब से भारतीय जासूस को मेरी तलाश में हर हाल में गुजरना था, क्योंकि उस चट्टान को जिसके पीछे पहले से छुपा था यही रास्ता जाता था। यह इलाका वीरान था, दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। फिजा में समुद्री बगले उड़ रहे थे। लाइट हाउस दाहिनी जानब दरख्तों के झुंडों के पीछे छुप गया था। मैं दम साधे किसी चीते की तरह घात लगाए बैठा था। मैंने चाकू नहीं निकाला था, लेकिन मेरे मजबूत बाजुओं की मछलियां तनी हुई थीं। मुझे जहरी पर किसी के दबे दबे पांव रखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम चौकस हो गया। कदमों की आवाज़ करीब आती गई। फिर वही भारतीय जासूस मेरे करीब से गुजरा। मैं ये देखकर भौंचा सा होकर रह गया कि उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल था। अब मेरी जरा सी गलत हरकत मेरी मौत का बायस बन सकती थी। मैं हैरान था कि जासूस ने पिस्तौल क्यों निकाल रखा है। क्या वो मुझे हलाक करना चाहता था? क्या वो पिस्तौल दिखाकर मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था? तरह तरह के सवालात मेरे दिल में उठ रहे थे, मगर इन सवालों पर गौर करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। दुश्मन मुसल्लह होकर मुकाबले पर उतर रहा था। अब अगर मैं उसे नहीं पिछाड़ता हूँ तो वो मुझे हमेशा की नींद सुला सकता था। मैं अपनी जगह पर उसी तरह साकत होकर बैठा रहा। वो पिस्तौल ताने झुक कर चलते हुए एक चट्टान की ओट में हो गया। आसमान पर बादलों के घने हो जाने के बाद दिन की रोशनी कम हो गई थी। सिवाय समुद्री लहरों के छोटी बड़ी चट्टानों से टकराने के अलावा वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने एक चट्टान के पीछे भारतीय जासूस का उभरा हुआ सर देखा। उसको टारगेट बनाकर मैं एक माहिर कमांडो की तरह कोहनियों के बल रेंगता हुआ उसके अकब में आ गया। इस किस्म की घात लगाने में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका सर अब मुझे साफ नजर आ रहा था। यह उसके सर का एक भी हिस्सा था। शायद वो भी मेरे इंतजार में घात लगाकर बैठा हुआ था। मैं सख्त मुताजिब था कि इस शख्स ने अचानक पिस्तौल निकालकर मुझ पर हमला करने का प्रोग्राम किस लिए बना लिया था। उसका घुंघरियाले बालों वाला सर एक जगह पर साकत हो गया था। वो मेरी घात में बैठा था और ये नहीं जानता था कि वो पीछे से देखा जा रहा है और पीछे उसकी मौत उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही है। अब मैं कोहनियों के बल उसी तरह रेंग रहा था कि दोनों कोहनियों रेत पर टिकाकर बहुत ही आहिस्तगी से अपने बाकी जिस्म को इस तरह आगे की तरफ खींच लेता जैसे मेरा आधा धड़ मफलूज हो गया हो। इसके साथ ही अपना सर नीचे कर लेता। मैं उस चट्टान के अकब में आ गया जिसकी दूसरी जानब मेरा दुश्मन भारतीय जासूस पिस्तौल लिए छुपा बैठा था। मैंने अपना सांस करीब करीब रोक लिया था। अब मैं सांप की तरह रेंग कर ऐसे जाविये पर आ गया कि जहां भारतीय जासूस की पूंछी दिखाई दे सकती थी। अगर वो मेरी आहट भी पा लेता है तो एकदम पलट कर मुझ पर फायर कर सकता था। मैं अब उसकी कमर और गर्दन को साफ देख रहा था। उसने पिस्तौल वाला हाथ आगे कर रखा था और अपने ख्याल में एक ऐसी चट्टान के अकब से मेरे निकलने का इंतजार कर रहा था जहां मैं उसकी आंखों के सामने छुपा था। लेकिन वहां से रेंगता हुआ निकलकर अब मैं उसके अकब में आ गया था। यह खालिस कमांडो हिकमत अमली थी जिसकी मुझे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। एक कमांडो और खुफिया पुलिस वाले में यही बुनियादी फ़र्क था कि वो इस किस्म की नकल हरकत नहीं कर सकता था और वो इसे बेबहरा था। अचानक वो उठा और झुका हुआ था। अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि मैं शेर की तरह एक जुस्त लगाकर उस पर एक टूटे हुए दरख्त की तरह गिरा। उसके ऊपर मैंने अपने आप को इस जाविये से गिराया था कि मेरा सीधा हाथ उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर एक भरपूर ज़रब के साथ पड़ा था। इसका नतीजा मेरी तवक्को के मुताबिक निकला और पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर रेत पर 4 फुट के फासले पर गिर पड़ा। अगरचा वो जवानी की हदूद से निकल चुका था, मगर उसमें बड़ी ताकत थी। वो एक जख्मी रीछ की तरह मेरे नीचे से उछला, लेकिन उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ चुकी थी। उसकी गर्दन का मेरे शिकंजे में आना ही काफ़ी था। मुझे इसके अलावा और किसी शय की ज़रूरत नहीं थी, न उसके पिस्तौल की और न अपने चाकू की। मेरे बाजू का शिकंजा अपना काम कर चुका था और उसकी गर्दन मेरे बाजू में लटक गई थी। मैं उसे ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं दे सकता था। मैंने उसे वहीं ज़मीन पर औंधा डाल दिया। उसकी गर्दन एक तरफ को काफ़ी मुड़ गई थी। उसका जिस्म गर्म था, मगर दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत अगर थी तो यह थी कि मैं फ़ौरन वहाँ से रफो चक्कर हो जाऊँ। मैंने चारों तरफ एक निगाह डाली। सारा साहिल समंदर वीरान था। लहरें चट्टानों से टकरा कर उसी तरह धीमा धीमा शोर मचा रही थीं
एक बगला चीखता हुआ हमारे ऊपर से गुजर गया। मैं रेत पर रेंगते हुए उन चट्टानों में से बाहर निकलकर नारियल के दरख्तों की तरफ चला आया। यहाँ आते ही मैं उठा, पतलून और बुश शर्ट पर से रेत को झाड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ दूसरी तरफ चल दिया। मैं अब भी हैरान था कि ये बदकिस्मत खुफिया पुलिस वाला भारतीय नशाद जासूस आते ही मेरे पीछे क्यों चिमट गया था। क्या यहाँ की इंटेलिजेंस को मेरे बारे में पहले इत्तला मिल गई थी? लेकिन ऐसा करे इनके आस नहीं था। जनूबी भारत में तो इंटेलिजेंस वाले मुझे पहचान सकते थे, लेकिन श्रीलंका में ये मेरा पहला ऑपरेशन था और यहाँ मैं इंटेलिजेंस वालों के लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरे कदम जल्दी जल्दी उठ रहे थे। मैं लाइट हाउस से दूर एक जैली सड़क पर निकल आया। बड़ी सड़क पर आते ही मैंने एक खाली टैक्सी को हाथ देकर रोका और टेम्पल रोड वाले बोरीला जंक्शन की तरफ रवाना हो गया। बोरीला जंक्शन के चौक में एक जनेब टैक्सी से उतरा तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं अब टेम्पल रोड के उस फुटपाथ पर चल रहा था जिधर अपने एजेंट की दुकान थी। अब मैं सीधा एक गाहक की हैसियत से उसकी दुकान में दाखिल हो जाना चाहता था। अपने एजेंट की दुकान तक पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो गई। जो ही वह दुकान आई, मैं उसके अंदर दाखिल हो गया और जेब से रुमाल निकाल कर अपने बालों पर पड़े हुए बारिश के कतरों को आहिस्ता आहिस्ता जज़्ब करता शेल्फ में लगी किताबों को देखने लगा। दुकान में एक बल्ब रोशन था। एक ग्राहक पहले से खरीदी हुई किताबों की अदायगी कर रहा था। अपने एजेंट को अभी मैंने नहीं देखा था। मेरी उस तरफ पुश थी। किताबें अंग्रेजी, सनहाली, हिंदी और तमिल ज़बान में भी थीं। यहाँ नावल भी थे और हिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस की किताबें भी थीं। किसी ने पीछे से मुझे शायद सनहाली ज़बान में कुछ कहा। मैंने ऐसा से पलटकर काउंटर के पीछे पुरानी कुर्सी पर बैठे दुबले पतले सांवले से आदमी की तरफ देखा। उसके माथे पर जख्म का 2 इंच लंबा निशान था। इस वक्त दुकान में मेरे सिवा और कोई ग्राहक नहीं था। दुकानदार समझ गया कि मैं सनहाली ज़बान नहीं जानता, मगर अब उसकी आंखों में मुझे एक तजस्सुस सा नजर आया। शायद उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन उसका चेहरा अब भी सपाट था। हिंदी में बोला, कौन सी पुस्तक चाहिए? मैंने कागज़ के एक टुकड़े पर अपना कोड वर्ड लिखा और उसकी तरफ बढ़कर पूछा, क्या इस नाम की किताब आपके पास होगी? मैंने अंग्रेजी में उससे ये सवाल किया था क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि जनूबी हिंद और लंका वगैरह में अंग्रेजी ज़बान आम बोली जाती है। दुकानदार ने उस कागज़ के टुकड़े के नीचे अपना कोड वर्ड लिखकर कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा, इस वक्त सिर्फ यही किताब मिल सकती है। वो भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं भी अपनी जगह पर रुक गया था। वो सूरजमुखी वाले कोड वर्ड का इंतज़ार कर रहा था। वो मेरी तरफ से बेनियाज होकर नोटबुक पर कुछ हिसाबात दर्ज करने लगा था। मैंने अब असली पासवर्ड या मरमूज वर्ड उससे पूछने के लिए कहा। फूलों के बारे में कोई किताब मिल जाएगी? उसने ऐसा से कहा, सूरजमुखी के फूल यहाँ नहीं होते। इसके साथ ही वो नोटबुक बंद करके उसे दराज में रखने के लिए झुका और वहीं से उर्दू ज़बान में ऐसा से बोला, मेरी दुकान के कोने में तुम्हें ऊपर जाता एक ज़ेना मिलेगा। ऊपर मेरी रिहाइश है। जब तक मैं ना हूँ नीचे मत उतरना। मकान के कोने में एक तंग ज़ेना था जो ऊपर एक कमरे में जाता था। कमरे में चीज़ें बेतरतीबी से पड़ी थीं। कोने में एक स्टोर और प्यालियाँ चेनक 2-4 प्लेटें तपई पर पड़ी थीं। 2 खिड़कियाँ बाजार की तरफ खुलती थीं जो बंद थीं। मैंने छत से लगा पंखा चला दिया और पुराने कपड़े एक तरफ करके पलंग पर बैठ गया। कोई आधे घंटे बाद अपना एजेंट ऊपर आया। उसके हाथ में लिफाफा था जिसमें खाना था। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने चावल और तरकारी बड़े शौक से खाई। वो मुझे खाना देकर नीचे चला गया था। उसने मुझे हिदायत की थी कि मैं बाजार वाली खिड़कियां न खोलूं। मैं पलंग पर नीम तराश हो गया और उस भारतीय जासूस के बारे में सोचने लगा जिसकी लाश मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी तक सहल समंदर की चट्टानों में पड़ी होगी। पुलिस उसे हादसा करार देती है कतल। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसका यानी गवाह कोई नहीं था। अपना एजेंट नीचे जाते हुए बाहर से दरवाजे पर ताला लगा गया था। जब घंटा 1.5 घंटा गुजर गया और वो दुकान से ऊपर ना आया तो मैंने आंखें बंद कर ली। नींद जैसे बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने मेरी आंखें बंद होते ही फौरन मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैं शाम तक सोया रहा। आंख खुली तो अपना एजेंट मुझे कंधे से पकड़कर हिला रहा था। उसने कोई बात ना किया। स्टोव पर वो चाय बना चुका था। एक गिलास में चाय डालकर उसने मुझे दिया। दूसरा गिलास वो खुद लेकर बैठ गया। कमरे में बड़ा मध्यम बल्ब रोशन था। उसने चाय का एक घूंट पीने के बाद मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। आज रात मैं तुम्हें एक जगह ले चलूँगा। तुम वहाँ रहोगे
और इस इलाके से उस वक्त तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक मैं न कहूँ अब तुम सो जाओ, मैं नीचे दुकान में सोऊंगा। मैंने उससे पूछा कि मुझे अपना मिशन कब और कहाँ से शुरू करना होगा। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उस आदमी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मिशन का लफ्ज़ दोबारा अपने ज़बान पर मत लाना, अब सो जाओ, बाथरूम का दरवाज़ा वो सामने है। इतना कहकर वो बाहर चला गया। ज़हन में जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया। बाहर से ताला लगाने की आवाज़ आई, फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी में कभी कभी टेम्पल रोड पर से गुजरती किसी गाड़ी का हल्का सा शोर महल हो जाता था। एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे इस शख्स ने मुझे अपने कैद में डाल दिया है, लेकिन मिशन की संगीन नोयत के पेश नज़र शायद इस किस्म के एहतियाती तदबीर ना गुरेज थी। मैं थोड़ी देर तक सिगरेट पीता रहा, फिर सो गया। जिस वक्त अपने एजेंट ने मुझे आकर जगाया और अपने साथ चलने को कहा, उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वो अपने साथ मेरा ब्रीफ केस भी लाया था जो मैं अपने होटल में छोड़ आया था। खुदा जाने इस शख्स ने कैसे वो ब्रीफ केस वहाँ से हासिल कर लिया था। अब मुझे पता चला कि इसकी दुकान का एक अकबी दरवाज़ा भी है जो टेम्पल रोड के पिछवाड़ी की एक तंगोतरीक गली में खुलता है। उस गली में कोई रोशनी नहीं थी, यहाँ मकानों के पिछवाड़े थे। हम उस गली में से निकलकर एक बाज़ार में आ गए। बाज़ार रात के वक्त खाली और वीरान वीरान था। यहाँ ढलवां छतों वाले 2 मंजिला 1 मंजिला मकान थे जिनमें कहीं भी रोशनी नहीं हो रही थी। यहाँ से हमें एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी वाले को उसने किसी ऐसी जगह चलने को कहा जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। टैक्सी कोलंबो के सुनसान छोटे बड़े बाज़ारों से गुजरती एक कुशादा सड़क पर आ गई। उस सड़क पर 10-15 मिनट चलने के बाद अपने एजेंट ने सनहाली ज़बान में ड्राइवर को कुछ कहा। उसने टैक्सी सड़क के किनारे खड़ी कर दिया। अब हम सड़क से नीचे उतरकर एक रेतले छोटे से रास्ते पर आ गए जो नारियल के दरख्तों के एक ज़ख़ीरे में से गुजरता था। ये ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ तो सामने एक तालाब आ गया जिसकी सीढ़ियाँ तालाब के पानी में उतर गई थीं। यहाँ एक तरफ चबूतरा बना था। चबूतरे के करीब हम नीम अंधेरे में चलते गए। अपना एजेंट आगे आगे था। यहाँ कच्चे रास्ते की दोनों तरफ जंगली घास थी और नारियल ताड़ के अलावा कुछ घने दरख्त भी उगे हुए थे। अपने एजेंट ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। ज़रा खुली जगह आई तो सामने एक छोटा सा क्वार्टर अंधेरे में साको जामे दिखाई दिया। इस क्वार्टर की छत खपरेल की ढलवा थी। वहाँ एक लालटेन जल रही थी। अपने एजेंट ने क्वार्टर के बांस के दरवाजे पर जाकर आहिस्ता से किसी को आवाज़ दी। लालटेन की रोशनी धीमी हो गई। फिर एक गंजे बूढ़े से आफाम आदमी ने दरवाज़ा खोला और मेरी तरफ गौर से देखा। अंधेरे में उसकी आंखें सांप की आंखों की तरह चमक रही थीं। अपना एजेंट शायद पहले ही सब कुछ तय कर चुका था। बूढ़े आदमी ने लालटेन अंदर ले लिया और हमें क्वार्टर का कमरा खोलकर अंदर ले गया। यहाँ एक चारपाई पर मच्छरदानी लगी हुई थी। पास ही एक तपई पर पानी की सुराही रखी थी जिसका शीशे का छोटा गिलास ऊंधा पड़ा था। बूढ़ा हमें अंदर छोड़कर लालटेन समेत वापस चला गया। कमरे में अब अंधेरा छा गया। यहाँ हब्स था और नारियल की छाल की बू फैली हुई थी। मेरे साथी ने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन किया, उसे तपई पर टिकाया और लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर बोला, पहले ये बताओ, मेरी दुकान के सामने वाले चाय खाने से जो आदमी तुम्हारे पीछे लगा था उसको तुमने कहाँ छोड़ा? क्या तुम उसे जल देने में कामयाब हो गए थे? जब मैंने उसे बताया कि उस आदमी की लाश सहले समंदर की चट्टानों पर पड़ी है तो उसने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया। बस इतना कहा, यह तुमने अच्छा किया, यहाँ तुम्हें खाना चाय वगैरह मिल जाएगी। यह बूढ़ा हमारे लिए काम करता है। यह नारियल के दरख्त और आगे सब्जी के कुछ खेत इसकी मलकियत हैं। यह बड़ा कमगो और मजबूत किरदार वाला आदमी है। यह तुमसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, तुम भी खामोश रहना। मैंने पूछा, मुझे कब तक यहाँ बैठकर अपने मिशन के आगाज़ का इंतज़ार करना होगा? मेरा ख्याल है सरहद पार से बांस ने तुम्हें हमारे मिशन के बारे में आगाह कर दिया होगा। एजेंट उठ खड़ा हुआ। इस बारे में मैं कल शाम को आकर तुमसे बात करूँगा। तुम कोशिश करना कि इस क्वार्टर से बाहर ना निकलो। छोटा सा बाथरूम इसके साथ ही बरामदे में है। वो खुदा हाफिज कहे बगैर चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर मच्छरदानी गिरा दिया। इससे हब्स में इजाफा हो गया। यहाँ बिजली न होने की वजह से पंखा भी नहीं था। मैंने पतलून वगैरह उतार कर कुर्ता पजामा पहन लिया था। मैंने कुर्ता उतार दिया और सोने की कोशिश करने लगा। खुदा जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। आँख खुली तो रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने टूथब्रश और शेविंग क्रीम वगैरह ब्रीफ केस में से निकाली, तौलिया कंधे पर डाला और कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया।
बादल उसी तरह छाए हुए थे। दरख्तों में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे हब्स में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो गई थी। रात वाला सियाफाम बूढ़ा मुझे आता नजर आया। उसने करीब आकर सलाम किया और टूटी फूटी हिंदी ज़बान में कहा कि वो थोड़ी देर में नाश्ता ला रहा है। बाथरूम तंग और गंदा था। जल्दी जल्दी मैंने गुस्ल किया और अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठ गया। बूढ़ा नाश्ता ले आया, चाय का एक गिलास और रबर रोटी के 2 टुकड़े। यही नाश्ता था। वो नाश्ता रख कर चला गया। दोपहर को उसने मुझे उबले हुए चावल और पानी जैसा शोरबा ला कर दिया, जिसमें कद्दू के टुकड़े डूबे हुए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उस कमरे में दिन गुजारा, क्योंकि जिस्म सख्तियाँ सहने का आदी था और अपने अजीम मिशन का ख्याल भी था, इसलिए सब्र और हिम्मत से पड़ा रहा। शाम को फिर वही चावल और शोरबा मिला। मेरे कमरे में लालटेन रोशन कर दी गई थी। बूढ़े ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की थी। अब मुझे अपने एजेंट का इंतज़ार था। रात हो चुकी थी कि वो आ गया। हम दोनों कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर बैठ गए। यह दरवाज़ा उसने इसलिए खोला था कि बरामदे में कोई शख्स मौजूद हो तो हमें मालूम हो जाए। बंद दरवाजे के साथ लगकर कोई हमारे बातें सुन सकता था। एजेंट ने आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू शुरू कर दी। सरहद पार वाले अपने हेडक्वार्टर से मुझे जो ब्रीफिंग की गई है, उसके मुताबिक इस अहम तरीन मिशन में तुम्हारे साथ एक लड़की भी होगी। लड़की? मैंने ताज्जुब से पूछा। लड़की क्या करेगी? अपना एजेंट बोला। मैं चाहता हूँ कि तुम बीच में ना बोलो और पहले मुझे पूरी बात कर लेने दो। वो कहने को तो एक लड़की है, लेकिन वो एक दिलेर और माहिर कमांडो भी है। तुम खुद एक कमांडो हो। तुम उसकी महारत का बहुत जल्द अंदाज़ा लगा लोगे। वो ताजिकिस्तान की रहने वाली एक मुसलमान लड़की है। समरकंद में उसने अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू की तालीम हासिल की है। फ़ारसी उसकी मादरी ज़बान है और रूसी ज़बान वो रवानी से बोल लेती है। दीन इस्लाम के खिलाफ जब रूसी ने तुर्कमेनिस्तान में जबर इस्तबदाद की मुहिम शुरू की, तो उसमें उस्ताद एक मुसलमान लड़की के माँ बाप को शहीद कर दिया गया। यह लड़की किसी न किसी तरह जान बचाकर अफ़गानिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हो गई। वहाँ से यह मगरबी जर्मनी चली गई, जहाँ उसने कमांडो की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की। उसका इरादा वापस समरकंद जाकर जिहाद में हिस्सा लेने का था, लेकिन उस वक्त इसराइली लुबनान में मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म और सितम ढा रहे थे। चुनाचे वो फ़लस्तीनी कमांडोज में शामिल हो गए। उसने कई मरके सर अंजाम दिए। उन दिनों इस ताज एक मुसलमान कमांडो लड़की का मंगेतर सादी अल कर्दी लंका के मशरकी शहर ट्रेकोमाली में जवाहरात का कारोबार करता था। यह कमांडो लड़की उससे मिलने लंका आई, तो शुमाली लंका के तमिल हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। ट्रेकोमाली में तमिल मुसलमानों की तादाद आबाद है। वहाँ भी हिंदू तमिलों ने अपनी मुस्लिम का सरगर्मियाँ शुरू कर दी। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि सादी उल कर्दी को एक बाजार में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। उसकी मंगेतर उस ताजिक लड़की ने कई हिंदू तमिल गुंडों को हलाक कर डाला और वहीं रिपोश हो गई। उसने यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत में अपने ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ शुरू कर दी। वो यहाँ के तमिल हिंदुओं से अपने मंगेतर की मौत का इंतकाम भी लेना चाहती थी। हमारा उससे रब्ता था। इसकी वजह यह थी कि उस ताजिक मुसलमान लड़की को पाकिस्तान से दिली मोहब्बत है। उन ही दिनों मुझे हेडक्वार्टर से चाणक्य प्लान के बारे में ब्रीफ किया गया और हिदायत की गई कि मैं ताजिक लड़की पोशाली से रब्ता पैदा करके उसे इस मिशन पर आमादा करूँ। उस ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की का इस्लामी नाम कुछ और है जो हमें मालूम है, मगर हमने उसे किसी एजेंट पर ज़ाहिर नहीं किया है। पोशाली खुद भी अपना इस्लामी नाम खुफिया रखती है। वो इसी नाम यानी पोशाली से जानी जाती है। हेडक्वार्टर से ब्रीफिंग मिलते ही मैं खुद ट्रिंकोमाली के उस जंगल में गया जहाँ वो अपने चंद मुसलमान तमिल साथियों के हमरा एक खुफिया जगह पर छुपी हुई थी। मैंने उसे चाणक्य प्लान के बारे में बताया, तो वो इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान की सलामती और बका की खातिर इस मिशन पर काम करने के लिए आमादा हो गई। पोशाली को इस मिशन के लिए मुंतखब करने की 2 वजूहत थीं। पहली अहम तरीन वजह तो यह थी कि पोशाली रूसी ज़बान रवानी से बोल सकती है। अब उसने सनहाली ज़बान पर भी अबूर हासिल कर लिया है। वो तमिल ज़बान भी बोलने लगी है। दूसरी वजह यह थी कि हमारा मिशन इस मुल्क श्रीलंका में वाक़िया एक गैर मुल्की सफारत खाने से मुताल्लिक़ है। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले मैं 3-4 बार पोशाली से मिलकर चाणक्य प्लान के बारे में काफ़ी तफसीलात जमा कर चुका था कि अचानक मालूम हुआ कि पोशाली की कमी गाह पर अलायदगी पसंद हिंदू तमिलों ने छापा मारकर पोशाली के कुछ साथियों को हलाक करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मेरी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक पोशाली अभी तक हिंदू तमिलों की कैद में है। शायद उन्होंने पोशाली को अभी तक इसलिए हलाक नहीं किया कि वह उससे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं
یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مسلمان تاملوں کی قید میں اپنے کچھ آدمیوں کو رہا کروانا چاہتے ہوں۔ بہرحال چانکیہ پلان پر اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے تمہیں پوشالی کو ہندو تاملوں کی قید سے آزاد کرانا ہوگا تاکہ تم دونوں مل کر چانکیہ پلان کے اہم ترین مشن کا آغاز کر سکو۔ اپنا ایجنٹ خاموش ہو گیا۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق بیچ میں کچھ نہیں بولا تھا، کوئی سوال نہیں کیا تھا، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے کہا، اب اگر تم چاہو تو سوال کر سکتے ہو۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا اور بولا، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا روسی بیوروکریسی اس تاجک مسلمان کمانڈو لڑکی پوشالی کے نام اور اس کی شکل سے آشنا ہے؟ ایجنٹ نے جواب دیا، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوشالی کا تعلق تاجکستان سے ہے اور اس نے زندگی کا زیادہ عرصہ سمرقند میں گزارا ہے۔ وہ ماسکو اور کرملن ضرور آتی جاتی رہی ہے، مگر اس کا روسی بیوروکریسی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب وہ روسی مسلمانوں کی حمایت میں خفیہ جہاد شروع کرنے والی تھی تو اس کی خدمات تنظیم آزادی فلسطین نے حاصل کر لیں اور یوں سے روس میں اسلام دشمن کاروائیوں کے خلاف جہاد کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے سگریٹ کا دھواں اگلتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے روسی سفارت خانے میں اس کی شکل و صورت سب کے لیے اجنبی ہوگی، بالکل اجنبی ہوگی۔ ایجنٹ نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوشالی کو یہاں کے ہندو تاملوں نے کس جگہ قید رکھا ہے؟ ایجنٹ نے مجھے بتایا کہ شمالی لنکا میں جافنا شہر کے جنوب مغرب میں، جہاں علیحدگی پسند ہندو تاملوں کا بڑا زور ہے اور جو ان کی تقریبی سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ ایک جنگل ہے جہاں ناریل کے علاوہ بانس کے بے شمار خودرو درخت اگے ہوئے ہیں۔ یہ نیم پہاڑی علاقہ ہے اور ٹیلوں میں قدرتی غاریں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں قدیم زمانے کے ایسے مندر بھی ہیں جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ ایجنٹ کہہ رہا تھا، میری اطلاع کے مطابق بانس کے اس جنگل میں ایک راون کے زمانے کے مندر کا کھنڈر ہے۔ اس کھنڈر کا یہاں کی زبان میں سنہالی میں کوئی نام نہیں ہے، لیکن یہاں کے تامل ہندو نے اس کا نام راون پولی رکھا ہوا ہے۔ ان تامل ہندو کی ہمدردیاں بھارت کے ناموں کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ صدیوں سے سری لنکا کی سرزمین پر رہتے ہوئے کھا اور کما رہے ہیں، لیکن اب یہ تامل ہندو کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ یہ شمالی لنکا کو تامل لینڈ میں بدل کر بھارت سے اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے جو اطلاعات میرے مخبر نے دی ہیں ان کے مطابق تاجک مسلمان پوشالی لڑکی کو جافنا کے تامل ہندو نے اسی پرانے مندر راون پولی کے پاس ہی کہیں زیر زمین قید میں ڈال رکھا ہے۔ تم چونکہ تامل، تیلگو اور ملیالم زبانیں بول اور سمجھ لیتے ہو، اس لیے تمہیں زیادہ آسانی ہوگی۔ میں نے پوچھا، وہاں جو تامل ہندو کا گروہ زیر زمین کام کر رہا ہے اس کے لیڈر کا نام کیا ہے؟ ایجنٹ نے مجھے لیڈر کا نام بتایا، جو ایلم تھا۔ یہ صفتی نام نہیں تھا، کیونکہ ایلام یا ایلم تامل اور ملیالم زبان میں شہر کو کہتے ہیں۔ ایجنٹ نے بتایا کہ وہ اسی نام سے جانا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی علیحدگی کی تحریک کا نام بھی اسی نام پر رکھا ہوا ہے۔ ایجنٹ کہہ رہا تھا، ابھی اس قاتل ہندو گروہ کی سرگرمیاں وہاں کے مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں تک ہی محدود ہیں، مگر یہ لوگ عنقریب حکومت لنکا کے خلاف بھی تقریبی کارروائیاں شروع کرنے والے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں صرف پوشالی کو ان لوگوں سے رہا کروا کر یہاں لانا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم پوشالی کی رہائی کا مشن کس انداز سے شروع کرنا چاہتے ہو؟